नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया वह शब्द होता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं और इनसे किसी न किसी काम का बोध हो रहा है, किसी न किसी क्रिया के करने का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो शब्द क्या हो जाएंगे? क्रिया। अब क्रिया का निर्माण संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय के जोड़ने से होता है। क्रिया का निर्माण किससे होता है? संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय के जोड़ने से होता है। देखिए, जैसे लिख क्या है? मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? लिखना क्रिया बन जाती है। इसी तरह नाच क्या है? मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? नाचना। नाचना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। गा क्या है? मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गाना। गाना क्या हो जाएगी? क्रिया। तो क्रिया का निर्माण किससे हो रहा है? संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय के जोड़ने से हो रहा है। लेकिन जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो लेकिन किसी कार्य के करने का बोध न हो तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया नहीं कह सकते। जैसे सयाना, काना। अब सयाना इसमें भी ना लगा हुआ है और काना में भी ना लगा हुआ है तो क्या इनको हम क्रिया कह सकते हैं? नहीं, हम इनको क्रिया नहीं कह सकते। ना प्रत्यय लगने का मतलब है कि उनसे किसी न किसी कार्य का करने का बोध होना चाहिए। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के जो प्रकार हैं वो 3 माने जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। अब जो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं वो 2 होते हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अब जो सकर्मक क्रिया है उसके भी 2 भेद माने जाते हैं। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक या बहुकर्मक। अब प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर प्रयोग या रचना के आधार पर पूछ रहा है तो क्रिया के प्रकार कितने माने जाएंगे? 8 माने जाएंगे। जिसमें पहला है सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। ये प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार हो गए। अब काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद, जिनमें पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। इनमें सबसे पहले देखेंगे हम अकर्मक क्रिया कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, यानी जिसमें कर्म पर फल नहीं पड़े, सीधा सा फर्क कर्ता पर पड़े तो वे क्रियाएं क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चा रोता है। अब यहाँ पे रोना क्या है? क्रिया है और इसका सीधा सा असर किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। तो बच्चा क्या हो गया? कर्ता हो गया।
तो ये इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह लड़की हंसती है, लड़की हंसती है। अब देखिए जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया है उनकी पहचान के लिए हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब इसमें लड़की हंसती है, क्या हंसती है, कोई किसी तरह का कोई कर्म हमें नहीं मिल रहा है, तो हंसना क्या है, क्रिया है, और इसका सीधा सा फल किस पर पड़ रहा है, लड़की पर पड़ रहा है, तो लड़की क्या है, कर्ता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, क्या दौड़ता है, कोई कर्म नहीं मिल रहा हमें, तो इसका सीधा सा फल किस पर पड़ रहा है, मोहन पर पड़ रहा है, और मोहन क्या है, कर्ता है, तो इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम पढ़ता है, अब पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ता है, कोई कर्म नहीं मिल रहा है, और राम क्या है, इसमें कर्ता है, तो इस तरह जब क्रिया का सीधा सा फल कर्ता पर पड़े तो वहाँ क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। अकर्मक में तो क्या था कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा था, कर्ता पर, जबकि सकर्मक में कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर, तो वहाँ क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कि क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। हमें उत्तर मिल रहा है कि क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक क्या है, कर्म है, तो इस तरह इसमें क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम पत्र लिखता है। अब लिखना क्या है, क्रिया है, तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है, यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो पत्र क्या हो जाएगा, कर्म, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। बच्चा दूध पी रहा है। पीना क्या है, क्रिया है, वो क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो दूध यहाँ क्या है, कर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रियाएं, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि क्या का उत्तर मिले कर्ता को छोड़कर तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिले, कर्ता मिले, तो क्रिया अकर्मक होती है। क्या कह रहे हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या करना है हमें, कि क्या के द्वारा प्रश्न करना है, और यदि उत्तर मिल जाता है कर्ता को छोड़कर तो क्रिया सकर्मक, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिले, ओनली कर्ता ही मिले, तो क्या हो जाएगा, क्रिया अकर्मक होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। राम खेल रहा है। अब यहाँ क्या खेल रहा है, कुछ पता नहीं है, कर्म नहीं आ रहा है, यहाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका खेलने का सीधा सा फल किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, तो राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यहाँ हम अपने को क्या मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। सरिता देख रही है। सरिता क्या देख रही है, कोई कर्म नहीं मिल रहा, देखने का सीधा सा असर किस पर पड़ रहा है, सरिता पर, सरिता क्या है, कर्ता है, तो यहाँ क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। इसी तरह सरिता नाटक देख रही है। क्या देख रही है, नाटक, तो यहाँ नाटक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्या करना है, क्या के द्वारा प्रश्न करना है, और उत्तर मिल जाता है कर्ता को छोड़कर, तो वहाँ क्या हो जाएगी, सकर्मक, और उत्तर नहीं मिलता है
क्या का और ओनली कर्ता ही मिलता है, तो वहाँ क्या हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। एक पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। पहला देखते हैं एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का क्या होता है एक ही कर्म होता है वह क्या हो जाएगी एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राधा कपड़े धो रही है, राधा कपड़े धो रही है, क्या धो रही है कपड़े धो रही है, तो यहाँ कपड़े क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, कपड़े क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। किसान खेत में फसल बो रहा है, क्या बो रहा है फसल, कौन बो रहा है किसान बो रहा है, तो फसल यहाँ क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी और फसल क्या है कर्म है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है एक ही कर्म मिल रहा है। तो जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है वह क्या हो जाती है एक कर्मक क्रिया। दूसरा देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया के साथ कितने कर्म जुड़े हो दो, तो वहाँ क्या हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। जैसे सुमन ने सुनीता को प्रश्न समझाया, क्या समझाया प्रश्न समझाया, किसको समझाया सुनीता को समझाया, तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं प्रश्न और जो सुनीता है वो क्या है दो कर्म मिल रहे हैं अपने को, तो यहाँ क्या हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम ने श्याम को पत्र लिखा, क्या लिखा पत्र लिखा, किसको लिखा श्याम को लिखा, तो यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहे हैं पत्र और श्याम दो कर्म मिल रहे हैं वाक्य में, तो यहाँ क्या हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए देखिए, द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या किसे किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे अपने को उत्तर प्राप्त हो रहा था कि सुमन ने सुनीता को प्रश्न समझाया, क्या समझाया प्रश्न, किसको समझाया सुनीता को, यानी अपने को क्या और किसको दोनों के उत्तर मिल रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा था द्विकर्मक क्रिया। अब यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो, किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, तो वहाँ क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है। को परसर्ग के साथ प्रयुक्त शब्द कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। भी क्या कहना चाह रहा है कि यदि वाक्य में क्या हो किसी प्रकार का दान देने का बोध हो रहा हो और क्या और किसको लगाकर हम क्या करें प्रश्न करें और फिर भी दोनों का उत्तर हमें मिल रहा हो, यानी दो कर्म मिल रहे हो, फिर भी क्या हो जाएगा एक कर्मक क्रिया ही होगी। जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, अब देखिए यहाँ पर क्या दी गाय दी, किसको दी ब्राह्मण को दी, दोनों के उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन गाय यहाँ क्या है कर्म है, क्योंकि ब्राह्मण को गाय दे रहे हैं तो मतलब दान में दी जा रही है, ये वापस नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण को परसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ ये कर्म न होकर क्या होगा संप्रदान कारक होगा। तो इस तरह इस वाक्य में हमें एक ही कर्म मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। तो जहाँ पे किसी प्रकार के दान देने का बोध हो और क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल रहा हो और कर्म और जहाँ पे परसर्ग के साथ कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है, तो वहाँ क्या होगी एक कर्मक क्रिया ही होगी। अगला उदाहरण देखते हैं। अमित ने धोबी को कपड़े दिए।
क्या दिए? कपड़े दिए। किसको दिए? धोबी को दिए। अब देखिए यहाँ पर हमें दो कर्म मिल रहे हैं कि कपड़े और धोबी दोनों क्या है? कर्म है। लेकिन यहाँ पर देने का बोध हो रहा है, लेकिन दान देने का बोध नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कि धोबी को कपड़े दिए हैं तो वापस लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा वह सजीव परसर्ग सहित और गौण कर्म होगा, और बाद में प्रयुक्त कर्म निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होता है। अब देखिए जो गौण कर्म और मुख्य कर्म होता है उसको कैसे पहचानते हैं कि वाक्य में दो कर्म आते हैं तो जो पहले वाला कर्म होगा वो कैसा होगा? पर सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा और गौण होगा, और जो दूसरा कर्म होगा वो कैसा होगा? यानी जो मुख्य होगा वो कैसा होगा? निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य होगा। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। क्या देता है? शिक्षा देता है। किसको देता है? विद्यार्थियों को देता है। तो यहाँ पर क्या दो कर्म हमें मिल रहे हैं। तो जो पहला शिक्षा है वो तो क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म से पहले आने वाला कर्म क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता गाय को चारा डालती है। अब यहाँ पे देखिए क्या डालती है सीता? चारा। किसको डालती है? गाय को। तो यहाँ पे अपने को दो कर्म मिल रहे हैं, गाय और चारा। तो चारा तो यहाँ क्या है? मुख्य कर्म है, और गाय क्या है? यहाँ गौण कर्म है। तो पहले वाला जो कर्म होगा वो कैसा होगा? सजीव। कैसा होगा? तो गाय क्या है? यहाँ पे सजीव है, और परसर्ग रहित होगा, जैसे गाय को, विद्यार्थियों को, और कैसा होगा? गौण कर्म होगा। और जो दूसरा कर्म होगा वो कैसा होगा? निर्जीव। चारा और शिक्षा ये दोनों क्या है? निर्जीव। और कैसे होंगे? परसर्ग रहित। यहाँ पे किसी प्रकार का परसर्ग नहीं है। और कैसे होंगे? मुख्य कर्म। तो जहाँ पे दो कर्म होंगे वहाँ पे पहले वाला कर्म जो होगा वो कैसा होगा? सजीव परसर्ग रहित और गौण कर्म होगा, और बाद में प्रयुक्त कर्म निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होगा। अब देखते हैं दूसरा। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। पहला है जिसमें सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है तो वह क्या होता है? सामान्य क्रिया होती है। जैसे बालक रोता है। अब यहाँ पे रोना क्या है? क्रिया है। यहाँ पे बालक रोता है, सामान्य क्रिया का प्रयोग हो रहा है। राम खाना पकाता है, यहाँ पे भी सामान्य क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाती है? सामान्य क्रिया हो जाती है। दूसरा देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। कितनी? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर क्या बनाती है? पूर्ण क्रिया बना लेती है, तो वो क्या हो जाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे वह अपना काम कर चुका। अब यहाँ पे देखिए कर चुका, ये जो दोनों क्रियाएं हैं आपस में मिलकर क्या बना रही है? एक पूर्ण क्रिया बनाती है। जैसे विकास पत्र लिखने लगा। अब लिखने लगा, लिखना क्या है? क्रिया है। लिखने और लगा ये जो दोनों शब्द हैं, क्रियाएं हैं, वो आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। मैंने पुस्तक पढ़ ली। अब पढ़ ली क्या है? पढ़ना क्रिया है। पढ़ और ली
ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, वहाँ क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया होती है। तीसरा देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाएगा तो वहाँ क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। अब देखिए यहाँ पर जो अध्यापक है वो स्वयं पुस्तक ना पढ़कर किनसे पढ़वा रहा है, छात्र से पुस्तक पढ़वा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पे राम स्वयं पत्र न लिखकर किनसे पत्र लिखवा रहा है, श्याम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मोहन ने नाई से बाल कटवाए। अब मोहन जो है अपने बाल स्वयं न काट कर किससे कटवा रहा है, नाई से। तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवाता है तो वो क्या हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। चौथा देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी पल दूसरा कार्य आरंभ कर दे, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। अथवा इस तरह भी कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है तो वहाँ क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाकर सो गया। अब सोना क्या है, क्रिया है, ये क्या है, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया से पहले उसने क्या काम किया, खाना खाने का काम किया। तो खाकर यहाँ क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चोर उठकर भाग गया। अब भागना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। और चोर भागने से पहले क्या किया उसने, उठा। उठना भी क्या है, क्रिया है। तो उठकर यहाँ क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि चोर ने भागने से पहले उठने का काम किया। तो उठते ही वह तुरंत भाग गया, तो यहाँ क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पांचवा देखते हैं, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनेंगी वो क्या होंगी, नाम धातु क्रिया होगी। अब जैसे संज्ञा शब्द से बनाएंगे, सर्म क्या है, संज्ञा शब्द है और इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया बन जाएगी ये। इसी तरह लालच क्या है, संज्ञा शब्द है और इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ललिचाना हो जाएगा। अब सर्वनाम शब्द है, उनको देखते हैं कि जो अपना है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है और इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनाना। विशेषण शब्द से नाम धातु बनाए तो जैसे गर्म क्या है, विशेषण शब्द है और इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गरमाना। लंगड़ा क्या है, विशेषण है और इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लंगड़ाना। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। छठा देखते हैं, कृदंत क्रिया। जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। कि जब किसी मूल धातु में, मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उससे जो क्रिया बनेगी वो कैसी होगी, कृदंत क्रिया होगी। जैसे पढ़, पढ़ क्या है, मूल धातु है और इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पढ़ना बन जाता है। ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पढ़ता बन जाता है। कर प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पढ़कर बन जाता है। इसी तरह चल क्या है, मूल धातु है। अब इसके ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चलना। इसी तरह ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चलता।
और कर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चलकर। तो जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, कृदंत होगी। 7वां देखते हैं, सहायक क्रिया। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। कि जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया को कोई पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया होती है तो वो क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। जैसे राम पढ़ता है, अब पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ता है, अब यहाँ पे है क्या हो जाएगी, इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी। है लगाने से वाक्य कैसा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो ये इसकी सहायक क्रिया है। सालू खेलने जाती थी, जाना क्रिया है, तो यहाँ पर जाती और थी लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थी यहाँ सहायक क्रिया है इसकी। और ये जब मुख्य क्रिया के साथ जुड़ जाती है तो क्या बना देती है, वाक्य को पूर्ण बना देती है। तो इस तरह से जब वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ पूर्ण क्रिया जोड़ देते हैं तो वो कैसी हो जाती है, सहायक क्रिया होती है। 8वां देखते हैं, सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही मूल धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं, सजातीय क्रियाएं कहलाती है। कि जहाँ पर कर्म तथा क्रिया दोनों क्या होगी, एक ही मूल धातु से बनी हुई होगी, वहाँ वे क्या होगा, सजातीय क्रिया होगी। जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। अब यहाँ पे देखिए लड़ाइयाँ और लड़ी दोनों ही किससे बने हैं, लड़ धातु से बने हैं। लड़ाइयाँ क्या है, यहाँ पे कर्म है और लड़ी क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्म और क्रिया दोनों ही किससे बन रहे हैं, लड़ धातु से बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सजातीय क्रिया हो जाएगी। खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला। अब खेला क्या है, यहाँ खेलना क्या है, क्रिया है, और खेल क्या है, कर्म है। अब यहाँ पे कर्म और क्रिया किससे बन रहे हैं, दोनों एक ही धातु से। खेल क्या है, यहाँ पे मूल धातु है और इसी मूल धातु से दोनों बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सजातीय क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, काल के आधार पर 3 भेद। पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया, तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। इसमें पहला देखेंगे भूतकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। कौन से समय में, बीते हुए समय में, तो वहाँ क्या हो जाएगी, भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे अजय ने पुस्तक पढ़ी। अब अजय ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी, बीते हुए समय में पढ़ी, तो यहाँ किसका बोध हो रहा है, भूतकाल का बोध हो रहा है। बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे, कब जा रहे थे, बीते हुए समय में जा रहे थे, तो यहाँ किसका बोध हो रहा है, भूतकाल का बोध हो रहा है। परेश ने जंगल में एक शेर देखा था, कब देखा था, बीते हुए समय में, यहाँ बीते हुए समय में देखा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। तो जिस क्रिया के द्वारा बीते हुए समय में या भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, वहाँ क्या होगी, भूतकालिक क्रिया होगी। दूसरा देखते हैं वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। कि वर्तमान में जिस कार्य के होने का बोध होगा वो कैसी होगी, वर्तमानकालिक क्रिया होगी। जैसे पूजा नृत्य कर रही है, पूजा नृत्य कर रही है, इससे वर्तमान समय का पता चल रहा है, तो यहाँ क्या होगा, वर्तमानकालिक क्रिया। रेखा गेहूं की फसल काट रही है, कब काट रही है, वर्तमान समय में काट रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्तमानकालिक क्रिया। राम कॉलेज जाता होगा, कॉलेज जाता होगा। अब यहाँ देखिए संदिग्ध
वर्तमान का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी काम के होने का बोध होगा वो कैसी होगी, वर्तमान कालिक क्रिया। तीसरा देखते हैं भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। किस क्रिया का बोध हो, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, तो वो क्रिया कैसी होगी, भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे राकेश विद्यालय जाएगा, राकेश विद्यालय जाएगा, जाएगा से पता चल रहा है कि कब जाएगा, आने वाले समय में, तो यहाँ किसका बोध हो रहा है, भविष्यकालिक क्रिया का बोध हो रहा है। आशा कहानी सुनाएगी, आशा कहानी सुनाएगी, कब सुनाएगी, आने वाले समय में, तो इससे भी क्या पता चल रहा है, भविष्यकालिक क्रिया का पता चल रहा है। हो सकता है वह कल आए, हो सकता है वह कल आए, तो यहाँ पे देखिए संभावना है कि हो सकता है कल वह आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत, तो किसका बोध हो रहा है, यहाँ भविष्यकालिक क्रिया का बोध हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा क्रिया, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हो, और धन्यवाद।